कि जब पिछले 40-50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया तो जो लोग चाय बेचते थे आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। वो दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग किताब बना रही है। आज इस देश को सींचते सींचते इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, इस देश को सींचते सींचते राजीव गांधी जी शहीद हो गई कि हम कैसे जाति धर्म मजहब के नाम पर बांट करके, क्षेत्रवाद के नाम पर बांट करके सत्ता को हासिल करें। आपको लगता है कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो आपके पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा ठीक है, अच्छा है? नहीं, भाजपा का झूठ तंत्र हमसे बहुत बड़े लेवल पर है, उनका वो प्रचार तंत्र नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जनता आपको स्वीकार नहीं की, भाजपा को स्वीकार की, मोदी को स्वीकार की। मछली अभी भी बिहार में आंध्र प्रदेश से सप्लाई होती है, आंध्र प्रदेश से आती है। क्या कारण रहा कि ये सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी जिला में जो मत्स्य पालन का केंद्र बनाए गए हैं, सरकारी स्तर पे, राजकीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर योजना भी बनी, लेकिन ज़मीन स्तर पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कृषि के लिए नए नए उपकरण लाए गए, लेकिन किसान अभी भी ट्रेडिशनल वे में खेती कर रहे हैं। ये सारी चीज़, क्योंकि आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं ना, वहाँ आप ग्राउंड पे लेवल पे, जीरो लेवल पर देखते हैं चीज़ों को, क्यों नहीं वो चीज़ हो पा रहा है? योजना तो बनते हैं स्टेट लेवल पर, कई सारे योजना है, मत्स्य पालन का कई योजना है, लेकिन किसानों को लाभ कहाँ मिल रहा है इस चीज़ का? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसको किस तरीके से अंबानी को दे दिया जाए, अडानी को दे दिया जाए। आज एयरपोर्ट पे चले जाइए, आज आप क्या कहते हैं किसी भी बड़े कारखाने में चले जाइए, आप जितनी एयरलाइंस में चले जाइए, सबको कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन करके एक व्यक्ति दो व्यक्ति को सौंप देने की जो तैयारी है, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज की डेट में आम लोगों का काम नहीं हो रहा है। अगर किसानों से डायरेक्ट खरीदे सरकार और उसको लेकर के हवाई जहाज में बेचे तो किसको फ़ायदा होगा? आम किसान को फ़ायदा होगा। इसी बात की लड़ाई तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और उसी बात की लड़ाई आवाज़ तो हम लोग उठा रहे हैं। युवाओं को आश्वासन दे रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा। आश्वासन नहीं, हम यकीन दिलाते हैं कि निश्चित तौर पे ये सरकार युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अभी हमारे साथ मिन्नत रहमानी साहब हैं। आपको इनका एक परिचय दे दूं कि ये सुपौल विधानसभा से 2020 में प्रत्याशी भी रह चुके हैं कांग्रेस का, बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस जो पार्टी का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी के मेंबर भी हैं, और भी कई सारे कांग्रेस में इनको दायित्व है। नेशनल कांग्रेस में कई सारे पदों पे ये अभी विराजमान है और कई सारे कार्य देख रहे हैं। आज हम इनसे कई विषयों पे चर्चा करेंगे, कांग्रेस के विषय में चर्चा करेंगे और ख़ास करके इस विषय पे चर्चा करेंगे कि अभी कांग्रेस में जो चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, और राहुल गांधी जी का भी अभी पद यात्रा चल रहा है, जो 3500 किलोमीटर का उनका पद यात्रा है, केरल से लेकर कश्मीर तक जो चल रहा है, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, इस बार लगभग 21 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष जो गांधी परिवार से बाहर के बन रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और चुनाव चूँकि पहले होना था लेकिन किसी वजह से चुनाव की तारीख में थोड़ी सी देरी हुई थी, लेकिन चुनावी तारीख ही अब घोषित है। हमारे प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शशि थरूर साहब मैदान में हैं। कांग्रेस के डेलीगेट फैसला करेंगे कौन बनेंगे अध्यक्ष। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस में चाहे गांधी परिवार से बाहर के लोग भी प्रत्याशी बने, लेकिन कहीं न कहीं जो कांग्रेस संचालित होती है रिमोट कंट्रोल द्वारा, लोग आरोप लगाते हैं ये गांधी परिवार द्वारा ही संचालित होती है। नहीं, देखिए, ये लोग कोई आरोप नहीं लगाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कांग्रेस चूँकि एक ऐसी विकल्प है देश की जनता के सामने में जो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष से लेकर तमाम चीज़ों का चुनाव करती है। आज जब UPA 1 और UPA 2 की सरकार थी, उस सरकार में विदेश मंत्री जो होते थे उनका क्या रोल है वो विदेश मंत्री जानते थे, कौन वित्त मंत्री थे वो अपने रोल के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज के डेट में जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार चला रही है उसमें एकमात्र है, वन मैन शो है। तो कांग्रेस पार्टी तो वन मैन शो कभी नहीं रही ना, कांग्रेस की कभी सरकार जब रही तो हमेशा जिस मंत्रालय का जो विभाग होता था वो उस विभाग के वो मंत्री देखते थे, उसमें कहीं कोई प्रधानमंत्री जी का कोई दखल नहीं होता था। तो इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित कोई भी सरकार हो, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी चलती है। आपके पार्टी पर भी तो ये आरोप लगता है कि आप आला कमान की तरह कुछ एक जो राजतांत्रिक व्यवस्था की तरह, जो गांधी परिवार जो है ना, एक वो गांधी परिवार आपका सर्वे सर्वा है।
नहीं, देखिए, गांधी परिवार, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लीडर हैं राहुल गांधी जी, हमारी लीडर हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, इसमें तो कोई, ये तो निस्संदेह बात है। अब रही बात कि पार्टी के जो सिस्टम, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष जो फैसला लेते हैं, अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश के प्रभारी बनाए जाते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, वो उस प्रदेश को संचालन करते हैं। अब सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी, बिहार में क्या हो रहा है, बिहार के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा जी, प्रभारी हमारे भक्तचरण दास जी, ये लोग तय करते हैं। तो इसलिए ये, इससे बड़ा बेहतर लोकतांत्रिक सिस्टम जो है आपको किसी पार्टी में नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर लगा रहता है। अच्छा, नए कांग्रेस जो गांधी परिवार से बाहर के जो आपके अध्यक्ष बनेंगे, तो लगता है इसके बनने से कांग्रेस में कोई चेंज आएगी? क्योंकि लगातार आप ज़मीन पे जनाधार खो रहे हैं, ये भी एक वास्तविकता है। 1990 तक आपकी सरकार थी इसी बिहार प्रदेश में, लेकिन 1990 के बाद आपकी क्या स्थिति है बिहार में, वो भी आप देख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इतिहास रहा है कि हर 10 वर्ष के बाद केंद्र की अगर हम बात करें तो सरकार ज़रूर बदलती है। हम लोग इससे पहले भी 1989 को भी देखा था, 1974 को भी देखा, और जब इंडिया शाइनिंग कर रहा था 1998 से लेकर के 2004 तक, उस वक्त भी हमने देखा कि जब इंडिया शाइन का नारा दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर होते थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे देश भर में इंडिया शाइनिंग का नारा दे रहे थे, तो उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई और हमने सत्ता यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार बनी। तो निश्चित तौर पे ठीक है, जनता बदलाव चाहती है, तो आखिर मोदी जी के आने के बाद 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे, रमन जी आपको छत्तीसगढ़ में थे, आज अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर वहाँ हैं राजस्थान में, आज भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। शिवराज सिंह चौहान भले ही आज बने हुए हों, लेकिन विधायक की खरीद फरोख्त के बाद बनाई गई सरकार वहाँ। हमारे सिद्धारमैया जी कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर होते थे, वहाँ भी विधायकों को खरीद करके ला करके सरकार जोड़ तोड़ के बना ली गई। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ही ये तमाम सरकारें जो है कांग्रेस पार्टी या उसके गठबंधन की बनी। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी अभी, जिसको फिर वहाँ खरीद फरोख्त किया गया। उसके बाद बिहार में भी महागठबंधन 2015 में हमारी सरकार बनी थी। झारखंड में चले जाइए आप, वहाँ भी हमारी गठबंधन की सरकार है। आप चले जाइए गोवा में, उससे बाद मोदी जी के बाद ही मणिपुर में भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने थे। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि किस तरीके की लहर चल रही है। लहर नहीं चलती है, हाँ वोट का फ़र्क होता है। अब देखिए 2000 पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 करोड़ जनता ने उनको वोट दिया, 11 करोड़ हमको वोट दिया, 8 करोड़ से हम पीछे हैं। कोई बात नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि जनता आने वाले समय में जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, जिस मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम सिपह सलाहकार जो हैं उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, तो देश की जनता तो देख रही है ना। महंगाई पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात है कि आपके जितने भी नेता हैं, कई नेता आपको छोड़ के, आपके पार्टी छोड़ के कुछ आम आदमी पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, कुछ भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके लीडर में भी असंतुष्ट है आपके लीडर भी? नहीं, देखिए, कुछ लोग खुद में असंतुष्ट होते हैं, वो अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते हैं। कुछ लोगों की संतुष्टि तब होती है जब वो सत्ता और पावर में रहते हैं। तो वैसे लोग अगर चले जाते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी तो समुद्र है ना, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन जो सही विचारधारा की लड़ाई लड़ेगा, वो पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे कांग्रेस पार्टी, लेकिन जब विचारधारा के साथ आदमी जुड़ता है, जब अपने लीडरशिप को देखता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि पार्टी छोड़ने की नौबत ऐसे क्यों आ जाती है। तो वो जो आपने कहा ना कि कुछ असंतुष्ट हो जाते हैं, वो बेसिकली अंदर से असंतुष्ट रहते हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी में है वो तमाम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग ज़मीन पर जो है ना कोई मुद्दा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई मुद्दा है, महंगाई है, जनता परेशान है, लेकिन इस महंगाई के बावजूद भी देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो भाजपा को चुन रही है। आपका वो जनता में वो चीज़ मैसेज नहीं जा रहा है कि वो महंगाई के ऊपर जो भाजपा के विरोध में जनता जाए और आपके तरफ जो वोट का जो ध्रुवीकरण हो, आपकी तरफ वोट डाइवर्ट हो। ये मुद्दा ज़मीन पर दिखाई नहीं देता। न्यूज़ चैनल में दिखाई देता है, टीवी पर इसके डिबेट शो भी होते हैं, लेकिन ज़मीन पर ये कहीं नहीं है। देखिए, दरअसल क्या है कि मुझे लगता है कि ये आकलन जो आपका है ये उल्टा आकलन है।
ज़मीन पर महंगाई के मुद्दे तो ज़रूर दिख रहे हैं, टेलीविज़न पे नहीं दिख रहे हैं। आपने कहा कि टीवी पे, दरअसल टीवी पे मुद्दे नहीं हैं, टेलीविज़न पे मुद्दा क्या है? जाति, धर्म, मजहब के नाम पे मुद्दे वहाँ बनाए जा रहे हैं। वहाँ मुद्दा महंगाई का नहीं होता है। महंगाई बेरोजगारी सर देश में बड़ी समस्या है, लेकिन इसके बावजूद भी जब महंगाई बेरोजगारी समस्या है तो इस चीज़ को जनता तक जब पहुंच जाती महंगाई बेरोजगारी, तो जाति धर्म का जो मुद्दा है ना वो समाज में अपने आप सेट नहीं हो पाता, क्योंकि इससे सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी प्रताड़ित है, बेरोजगारी से सभी प्रताड़ित है। लेकिन ये आप लोग इसको मुद्दा बड़ा बना नहीं पाए। बीजेपी कहीं ना कहीं जाति और धर्म का बड़ा मुद्दा बना लिया ना, आप लोग महंगाई को कहाँ बना पाए मुद्दा? नहीं, देखिए, कहीं न कहीं जाति और धर्म के नाम पे इस बात को आप जान रहे हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई जो है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी अब अभी आपको महाराष्ट्र में तो सरकार बन गई बीजेपी की, लेकिन क्या जनता ने चुन करके बनाया? उनको जनता ने नहीं बनाया, वो जबरन आकर के बन गए। इसी तरीके से कई अलग अलग प्रदेशों में इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में महंगाई का मुद्दा नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे जनता बिल्कुल पूरी तरीके से जो है प्रताड़ित हो रही है। और आने वाले समय में, अब चूँकि चुनाव तो 5 साल में एक बार हो रहा है, तो अब देख लीजिएगा 2024 का परिणाम जो है वो जनता वर्सेस मोदी सरकार होने वाला है। जब महाराष्ट्र का मुद्दा आया तो थोड़ा नहीं लगता आपको कांग्रेस पार्टी कभी काल अपने आइडियोलॉजी से समझौता कर लेती है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शिवसेना से वहाँ अपने सरकार में आने के लिए आपका और शिवसेना का जो हो गया, दोनों एक दूसरे के जो वैचारिक विरोधी थे, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ सत्ता में आने के लिए उन आइडियोलॉजी से समझौता कर लेना क्या ठीक है? व्यक्तिगत तौर पे बताइए, अगर मान के चलिए आप एक राजनेता नहीं है, आप भारत के एक नागरिक भी है, इस लिहाजे से आप सोचिए कि क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए, जो बात आपने कही, अभी हम लोग कांग्रेस के दफ्तर में बैठे हुए हैं, सदाकत आश्रम में। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। अब आप अगर हमारे दरवाजे पे कोई आ रहा हो और अगर कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा तैयार होता हो कि आप इस एजेंडे पे, एक कॉमन एजेंडे पे काम करने के लिए तैयार हैं, तब तो निश्चित तौर पे हमारी सहमति होगी। आपकी आइडियोलॉजी अगर अलग है, लेकिन आप अगर हमारी आइडियोलॉजी पे आ रहे हैं कि हम आपके आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, तो हम कोई तानाशाही तो है नहीं कि हम आज कांग्रेस पार्टी के साथ ना इतनी सारी पार्टियाँ हैं, उनके साथ तो जितनी पार्टी थी आज के डेट में, आप शिरोमणि अकाली दल से शुरू करिए, वहीं देख लीजिए, शिवसेना उन्हीं के साथ थी, अकाली दल उन्हीं के साथ थी, महबूबा मुफ्ती को जिन्होंने दूध में पानी के जैसे कहते थे, उन्हीं के साथ वो सरकार बनाए। आज ये तमाम लोग उनके साथ अलग हो गए। यहाँ जनता दल यूनाइटेड अलग हो गई, यहाँ चिराग पासवान जी अलग हो गए, जीतन राम मांझी जी अलग हो गए। पूरे देश भर में लोग तो उनसे हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि उनका तरीका जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो तानाशाही है। तो यही तय है कि महाराष्ट्र में अगर हमने शिवसेना के साथ सरकार बनाई, तो जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा तैयार किया गया, वो उस एजेंडे पे तैयार हुई शिवसेना काम करने के लिए। ऐसी कोई भी पार्टी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहती है, या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हमारी विचारधारा से चलेंगे, बिल्कुल स्वागत है उनका। ये बताइए, जब उससे ठीक है नीतीश कुमार जी कहा जाता है कि एनडीए से अलग हुए, लेकिन उनका लोग ये भी दबे जुबान कहते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग उठी। आपके पास पहले से ही राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करेगी अगर नीतीश कुमार को विपक्ष का नेता चुन लिया जाता है पूरे देश में? तो देखिए, इस देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी खासियत दी है। इस देश को आज़ादी दिलाने में तो ये कोई नकारा नहीं जा सकता है कि किसने आज़ादी दिलाई। देश की जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी दिलाई, और यही वजह है कि जब पिछले 40-50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, तो जो लोग चाय बेचते थे आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि यहाँ एक चाय पीने वाला व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, कोई नेता बनना चाहेंगे, तो हम तो स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप तमाम लोग, सिर्फ विचारधारा एक ऐसी होनी चाहिए जिस विचारधारा पे देश सभी जाति धर्म मजहब को लेकर के चला जा सके। हम लोग कांग्रेस पार्टी के निश्चित तौर पे हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। हमारी ज़रूर इच्छा है कि हम अपने नेता को प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे पार्टी के लोग अपने नेता को देखना चाहें तो इसमें कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल स्वागत योग्य है।
अच्छा, आपने आज़ादी में कांग्रेस पार्टी की भूमिका के बारे में चर्चा किया। जाहिर सी बात है कि लेकिन कहा जाता है कि आज़ादी में तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी भी, ऐसा बीजेपी के नेता भी आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ रही थी, फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अब उसका एक राजनीतिक रूप ना हो। अभी कई लोगों से हमने पूछा, नहीं, इसका जो काम कांग्रेस पार्टी का कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि अभी समाज सेवा के क्षेत्र में जाए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक में जाए, चुनाव लड़े। वो दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग किताब बना रही है। उस किताब में वो क्या क्या अपने मन से लिख रही होगी। हम लोग भी छात्र रहे हैं, स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक हमने जो किताबें पढ़ी है, और पूरा देश और पूरी दुनिया, अब आप नेल्सन मंडेला तो से जाकर के तो नहीं पूछा जाएगा कि ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि इस देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के कितने योगदान रहे हैं। हमारे तमाम जो लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हैं, और इस देश की आज़ादी के बाद कुर्बानी अगर कोई पार्टी ने दिया और किसी परिवार ने भी दिया तो वो नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज इस देश को सींचते सींचते इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, इस देश को सींचते सींचते राजीव गांधी जी शहीद हो गए। ये वही राजीव गांधी जी हैं जब वो आईटी रिवॉल्यूशन की बात करते थे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती थी। आज आपकी बात, हमारी बात जो हो रही है, पूरे देश और दुनिया के लोग आपके इस माध्यम से जो सुनेंगे इस बात को, ये नहीं सुन पाते अगर भारतीय जनता पार्टी की कही हुई बात पर यहाँ की जनता चलती तो। इसलिए देखिए, बीजेपी की सोच जो है वो कभी भी विजनरी नहीं रही है। उन लोगों की सोच रही है कि हम कैसे जाति धर्म मजहब के नाम पर बांट करके, क्षेत्रवाद के नाम पर बांट करके सत्ता को हासिल करें। कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता हासिल करने के लिए कार्य नहीं करती है। ये तो आपने स्वयं कहा ना कि ये पार्टी जो है ये वाकई में समाज के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए बनी थी, और आज भी उसी पर कायम है। आने वाला समय भी कांग्रेस पार्टी का हमेशा से समाज के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए रहेगा। अच्छा सर, तो पार्टी आपका खंडन क्यों नहीं करती? अगर कुछ आपके बारे में मिसकंसेप्शन यानी गलत अवधारणा समाज में जनता के बीच फैलाई जाती है तो आप लोग उस पुरजोर तरीके से उसका विरोध क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जनता, देखिए, जनता में तो भावना सेट हो जाती है, जनता जो देखती है, जो सुनती है, कहीं कहीं उनके माइंड सेट में वो आ जाता है ना, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? खंडन उस तरह से आप लोग नहीं कर पाते हैं उस चीज़ों को। नहीं, देखिए, जहाँ तक खंडन करने की बात रही तो आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला हुआ है वही है ना कि कांग्रेस पार्टी ने ही ये तमाम टेक्नोलॉजी लेकर के आई। इन तमाम टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करवा रही है, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई जो है आज भी देश की जनता इस बात को जानती है कि आप गलत को कितना देर तक जो है सही ठहराते रहोगे और सही को कितने समय तक आप जोड़ देता हूँ। आपको लगता है कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो आपके पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा ठीक है, अच्छा है? नहीं, भाजपा का झूठ तंत्र हमसे बहुत बड़े लेवल पर है। उनका वो प्रचार तंत्र नहीं है, झूठ तंत्र है, जो बुनियाद उस पर हमारा कोई ये नहीं है, वर्चस्व नहीं है, और हम चाहते भी नहीं हैं। हम झूठ, उन्होंने कहा ना हम 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, कभी 15 लाख देंगे, कभी जीएसटी ये करके आएंगे, कभी आतंकवाद ख़त्म करेंगे, तो इस तरीके के बयानबाजी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम अपनी पाठशाला जो कांग्रेस की पाठशाला है उसमें हम लोग झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। 2014 में जब मोदी जी आए थे, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, तो कहते कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी भी हमने बहुत सारे युवाओं से बात किया जो काफ़ी बेरोजगारी से काफ़ी परेशान है। 2014 के बाद 2019 का जब चुनाव था तो बेरोजगारी तो एक मुद्दा थी ही, लेकिन राफेल में जो घोटाले के विषय में भी इन चीज़ों को भी आप लोगों ने काफ़ी उठाया, कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी उठाया, लेकिन इसके बाद भी जनता आपको स्वीकार नहीं की, भाजपा को स्वीकार की, मोदी को स्वीकार की। नहीं, देखिए, क्या होता है कि जब एक बार झूठ की खेती बड़े पैमाने पे होती है तो लोगों को लगता है कि एक बार और ट्राई करके देख लें। तो एक बार और कोशिश की गई, महंगाई के नाम पर कोशिश की गई कि महंगाई कम हो जाएगी, हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। अब देश की जनता अच्छे ढंग से देख लिया, आप 24 का परिणाम आएंगे तब आप देखिएगा कि किस तरीके के रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये जो आप उम्मीद करते हैं या देश की जनता इस बात की उम्मीद करे कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जैसे झूठ तंत्र का प्रयोग करे, वो कभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। देश में अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है आपको लगता है? निश्चित तौर पे सबसे जो बड़ी समस्या है वो महंगाई है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो बेरोज़गारी की है। आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बेरोज़गारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इसका निराकरण करना आज की डेट में, और हमारे नेता हमेशा इस बात को उठाए हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी,
कि देश के अंदर महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए और जो आपसी भाईचारगी मोहब्बत आज से 10 वर्ष पहले हुआ करती थी, ये उसी तरीके से देश चलता रहा। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई पे आ जाते हैं तो चूँकि जो स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकारें होती है, उसकी भी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने यहाँ के जो युवा है, लोग हैं, उसको रोज़गार कम से कम दे सके। लेकिन आपको लगता है कि अभी आप बिहार जैसे प्रदेश में और देश के कई राज्यों में अभी आप सरकार में है या सरकार में आप दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन में है, जो आप वहाँ पर मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो आपकी भी तो भूमिका होनी चाहिए ना बेरोजगारी पर। आप अभी बिहार में अगर बात किए तो बेरोजगारी पर आप क्या काम कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जब से ये अभी महागठबंधन की सरकार बनी और मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी हैं, उसी सरकार में हमारे पार्टी के भी 2 मंत्री हैं, मुरारी गौतम जी और आफाक आलम जी। निश्चित तौर पर जिस तरीके का काम अभी चल रहा है, आप पिछले विगत दिनों में देखें तो रोज़गार में अच्छा काम हुआ और जो पूरी सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कैसे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। अभी वेटनरी डिपार्टमेंट में सैकड़ों नियुक्तियाँ हुई है, हेल्थ विभाग में लगभग 20,000 नियुक्तियां बहुत ही शीघ्र होने वाली है, शिक्षा विभाग में लगभग 25,000 के करीब नियुक्तियां अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो है आप इसका परिणाम देखेंगे। अभी हमने देखा है कि कुछ नियुक्तियां साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आई है। तो देखिए, सरकार की जो मानसिकता है और ये महागठबंधन की जो सोच है, वो सोच यही है कि किस तरीके से युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि बिहार से लेकर अलग अलग प्रांतों में भी जाएंगे तो ये समस्या है और इसका समाधान निश्चित तौर पे ये महागठबंधन की सरकार करेगी और बिहार के युवाओं को एक अच्छे रोज़गार का अवसर बिहार में मिलेगा। कल कारखाने भी बिहार में आना चाहिए, क्योंकि बिहार में पहले कई चीनी मिल थे, जिसका मैं आपको डाटा दे सकता हूँ। वो सारे चीनी मिल बंद हो गए। कोई ऐसा देखिए, बगल में झारखंड है जहाँ से बिहार में रॉ मटेरियल आ सकता है। बहुत सारे जो बिहार जो एक लैंडलॉक प्रदेश, कई बार मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि बिहार एक लैंडलॉक प्रदेश है, और लैंडलॉक प्रदेश तो है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए तो बिहार के बगल में झारखंड है, उड़ीसा है, वहाँ से मटेरियल आ सकते हैं, यहाँ इंडस्ट्री आराम से लग सकती है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं आ रहे हैं बिहार में। ये एक समस्या है। नहीं, ये जो आपने चीनी मिल की बात कही, राइस मिल की बात कही, देखिए ये तमाम कांग्रेस पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो ये तमाम चीनी मिल जो है चलते थे, कांग्रेस पार्टी की देन थी। कई जगह जूट मिल होता था, राइस मिल होता था। ये सब कब होता था? जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर पड़ता चला गया। लेकिन अब जो सरकार, मौजूदा महागठबंधन की सरकार, अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी इन्वेस्टर्स मीट की गई है, उसमें अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देशों से भी कंपनी को यहाँ लाने की बात हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दृढ़ संकल्पित हैं रोज़गार को लेकर के, निश्चित तौर पे आने वाले समय में कई सारे कल कारखाने भी यहाँ देखने को मिलेंगे। आप सुपौल से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं 2020 में। आपको लगता है खास करके कोसी का जो क्षेत्र है, और वैसे तो पूरा बिहार एक लेबर सप्लाई जोन में तब्दील होते जा रहा है। आप जहाँ भी जाइए, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, हर जगह आपको बिहार का मजदूर मिल जाएगा। इस लेबर सप्लाई जोन से बिहार को हटाने के लिए और स्वयं लोग छोटे छोटे उद्योग लगा सके, छोटे छोटे काम कर सके ज़मीन स्तर पे, उसके लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? नहीं, देखिए, आज भी जो हमारा सुपौल का इलाका या कोसी का इलाका आप कह लें, मैं भी चूँकि सुपौल से हूँ, तो हमारे यहाँ ये है कि अगर आप एक जूट मिल लगाते हैं, चीनी मिल लगाते हैं, इससे रोज़गार उत्पन्न होंगे और उस रोज़गार उत्पन्न में क्या होगा कि कम से कम हज़ारों लोग वहाँ नौकरी पेशा में आ सकते हैं। हमारे पास से मछली उत्पादन का अच्छा इलाका है, वो मखाना उत्पादन का अच्छा इलाका है, वो इन तमाम चीज़ों पे बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर में काम नहीं हो पाया जैसे होने की ज़रूरत थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमने भी प्रपोज़ल दिया है, गवर्नमेंट से मिल करके सरकार से कहा है कि हमारा जो खास करके जो सुपौल का इलाका है, हम चाहते हैं कि सुपौल के युवाओं को रोज़गार मिले, और उस रोज़गार के लिए उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? जब वहाँ हमारे कल कारखाने लगेंगे। तो 2-3 चीज़ के कारखाने तो जब चाहे वहाँ लगाया जा सकता है, चाहे वो जूट मिल का कारखाना हो, चाहे वो मखाना उत्पादन का कारखाना हो, चाहे वो मछली उत्पादन से बड़े पैमाने पर जो है उस काम को वहाँ किया जा सकता है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस फील्ड में भी हमारा काम होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, मखाना, चूँकि देखिए मखाना का बहुत बड़ा वहाँ केंद्र बन सकता है, क्योंकि पोखर परंपरा रही है मिथिलांचल का, और खासकर कोसी क्षेत्र में जो है ना वो सारी चीज़ सुलभ है। अब देखिए मोदी जी के आने के बाद मखाना को जीआई टैग मिला। मछली अभी भी बिहार में आंध्र प्रदेश से सप्लाई होती है, यानी आंध्र प्रदेश से आती है। क्या कारण रहा कि ये सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी जिला में जो मत्स्य पालन का केंद्र बनाए गए हैं, सरकारी स्तर पे, राजकीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर योजना भी बनी, लेकिन ज़मीन स्तर पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कृषि के लिए नए नए उपकरण लाए गए, लेकिन किसान अभी भी ट्रेडिशनल वे में खेती कर रहे हैं। ये सारी चीज़, क्योंकि आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं ना, वहाँ आप ग्राउंड पे लेवल पे, जीरो लेवल पर देखते हैं चीज़ों को, क्यों नहीं वो चीज़ हो पा रहा है? योजना तो बनते हैं स्टेट लेवल पर, कई सारे योजना है, मत्स्य पालन का कई योजना है, लेकिन किसानों को लाभ कहाँ मिल रहा है इस चीज़ का? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तो उस वक्त नरेगा मनरेगा में कितने लोगों को और हमारी महिलाओं को नौकरी मिली और लोग काम करते थे उसके अंदर जो है। बीजेपी की जब सरकार आती है तो उन्होंने क्या कहा कि हम ये नरेगा मनरेगा को ख़त्म करेंगे, लेकिन आज वो मजबूर हो गए कि नहीं, एकमात्र यही संसाधन है जिसके ज़रिए हम आम परिवार के महिलाओं तक, आम परिवार के व्यक्तियों तक, जो लोग बाहर जा कर के काम करते हैं, उनको हम ये नौकरी दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम होनी चाहिए, आपने कहा कि वो कृषि यंत्र, तो कृषि यंत्र तो मंगवा दिए गए, लेकिन जब तक उस पर हर एक इस तरीके की जो योजनाएं होती है उस पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें शेयर होती है, वो भाई, तो उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार रोक लगाती है काम करने के लिए। यहाँ तो एक प्रतिस्पर्धा इस बात की बनी हुई है कि हम किस तरीके से 1 से लेकर के 2 से लेकर 3 व्यक्ति तक सारे रोज़गार, सारे कंपनी, सारे गवर्नमेंट की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसको किस तरीके से अंबानी को दे दिया जाए, अडानी को दे दिया जाए। आज एयरपोर्ट पे चले जाइए, आज आप क्या कहते हैं किसी भी बड़े कारखाने में चले जाइए, आप जितनी एयरलाइंस में चले जाइए, सबको कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन करके 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति को सौंप देने की जो तैयारी है, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज के डेट में आम लोगों का काम नहीं हो रहा है। आप यही चीज़, आप वही मखाना जो आज हम सिनेमा हॉल या एयरपोर्ट पे लेते हैं, तो वो एक मखाना जिसकी कीमत मुश्किल से 5 रुपये नहीं होगी, उसकी कीमत वहाँ लगभग 200 से 300 रुपये होती है। इसको कौन किया है? आप ये काम अगर किसानों से डायरेक्ट खरीदे सरकार और उसको लेकर के हवाई जहाज़ में बेचे तो किसको फ़ायदा होगा? आम किसान को फ़ायदा होगा। आप उसकी मशीन वहीं लगाइए, वहीं से भेजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तमाम चीज़ों को, आप पेट्रोलियम से लेकर के, गैस से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर, एयरलाइन से लेकर के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मात्र 2 से 3 व्यक्ति के हवाले कर रहे हैं। आप लोन किसका माफ़ कर रहे हैं? आज मोदी जी, भारत सरकार लोन उनका माफ़ कर रही है जो हज़ारों हज़ार करोड़ों में खेल रहे हैं। आप एक कंपनी को जितना माफ़ करते हैं लोन, आप सिर्फ उतने अगर किसानों को लोन माफ़ कर देंगे तो एक प्रदेश का किसान मजबूत होकर के खड़ा होकर के आएगा। इसी बात की लड़ाई तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और उसी बात की लड़ाई की आवाज़ तो हम लोग उठा रहे हैं कि आप व्यक्ति विशेष के लिए काम ना करिए, आप देश की जनता के लिए करिए, क्योंकि देश की जो जनता है, यहाँ के जो किसान हैं, वो त्राहिमाम कर रहे हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक आखिरी प्रश्न, आप प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी संदेश तो हम सबसे पहले दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं, आने वाले दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के अंदर में आपसी भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और हम युवाओं को खास करके अपील करते हैं कि आप जो अभी सरकार नई महागठबंधन की सरकार बनी है, इसमें नौकरी मिलने वाली है, अभी कई सारे विभाग में वैकेंसीज आई है, आप लोग उसका सदुपयोग करें और उस रोज़गार के क्षेत्र में आवे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार के युवाओं को बड़ी तादाद में रोज़गार मिलने की संभावना है। युवाओं को आश्वासन दे रहे हैं कि उनको रोज़गार मिलेगा? आश्वासन हम यकीन दिलाते हैं कि निश्चित तौर पर यह सरकार युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। तो अभी हम देख रहे थे कि हमारे साथ कांग्रेस के नेता मिन्नत रहमानी साहब थे, जिनसे हमने काफ़ी विषयों पर चर्चा की, और आखिरी में इन्होंने युवाओं को बताया कि निश्चित आश्वासन नहीं, निश्चित उनको बताया कि उनको रोज़गार दिया जाएगा अभी जो महागठबंधन की सरकार बनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।